हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज फिर से हम मिल रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के डिस्कशन के लिए। हमारी गाड़ी काफी आगे बढ़ चुकी है, आखिरी के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पर बचे हैं। एंड टुडे द टारगेट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आइडिया ऑफ जनरेटिंग फंक्शंस या फिर कोएफिशिएंट एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होती है, उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एंड नाउ दिस नेम माइट साउंड न्यू टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। जो इसका ऑफिशियल नाम है बेसिकली यही है, लेकिन हो सकता है कि आपने किसी और नाम से पढ़ा होगा, तो एक बार देख लो कि आपने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कवर किया है या नहीं किया है, बिकॉज इट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप जब यहाँ पे जेई एडवांस लेवल पे जाते हैं या आपके जेई मेन के जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं काउंटिंग के, उनमें अगर आप देखेंगे तो इस मेथड का कहीं ना कहीं इस्तेमाल आपको नजर आता है। तो क्या हो रहा है इसके अंदर वो समझने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्कशन करना चाहेंगे विच इज फ्रॉम द चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। ऑलराइट, सो इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको बाइनोमियल थ्योरम भी पता होना चाहिए। सो यू कैन बेसिकली स्किप दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम अभी नहीं देखा है तो पहले बाइनोमियल थ्योरम कवर कर लो, उसको अच्छी तरीके से समझ लो, एंड देन कम बैक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर बेसिकली डीलिंग विद द सिचुएशंस जो हम यहाँ पर मिल रही है। ठीक है ना? इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब आप यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हो तो क्वेश्चंस में आपको फीलिंग ऐसी आती है कि जैसे कि शायद बेगर मेथड लगना चाहिए, राइट? और बेगर मेथड आई होप आपने पिछली वीडियो में मैंने जो कवर किया उसको देख लिया होगा, बट नहीं लग रहा होता है, क्योंकि बेगर मेथड के अंदर प्रॉब्लम यह है कि हम विदाउट रिस्ट्रिक्शन अपना काम करना चाह रहे होते हैं। उसके अंदर हालांकि हमने पिछली वीडियो में काफी सारे ऐसे सिनेरियोस डिस्कस किए हैं जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शन आ तो रही थी, लेकिन हम उसको समहाउ टैकल कर ले रहे थे, राइट? लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके बनाए जा सकते हैं जिसके अंदर वो टैकल नहीं हो पाता है और बेगर मेथड बेसिकली फिर हमारी नहीं लग पाती है। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू बेसिकली अपग्रेड आवरसेल्फ, एंड दैट इज वेयर वी बेसिकली कम अप विद दिस आइडिया ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड, है ना, कोएफिशिएंट एक्सट्रैक्शन मेथड। आपका यहाँ पर जो आइडिया है वो समझने से पहले इस फॉर्मूले को एक बार सारे बच्चे देख ले ध्यान से। द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन द एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस x की पावर माइनस n इज n प्लस r माइनस 1 cr। ठीक है ना? ये कहना क्या चाह रहा है, इसको अगर आप समझना चाहते हो तो एक 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं इस चीज को अच्छे तरीके से, एंड फिर आगे आप इसको एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हैं। सो द आइडिया इज समथिंग लाइक दिस कि अगर आप बाइनोमियल थ्योरम जानते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास एक सिंपल सा एक्सपांशन होता है x प्लस 1 प्लस x की पावर n का फॉर्मूला। ठीक है ना? 1 प्लस x की पावर n जो आपका बाइनोमियल एक्सपांशन है वो कैसे हम याद करते हैं, इसको हम याद करते हैं nc0, फिर आता है आपका nc1 के साथ में x, फिर nc2 के साथ में x स्क्वायर, फिर nc3 के साथ में x क्यूब, और इस तरह से आपके आगे के सारे टर्म्स आ रहे होते हैं, राइट? नाउ इफ यू आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग दिस एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x की पावर n इन टर्म्स ऑफ NCR का फॉर्मेट, मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि n आपका कैसा है, n आपका कोई ना कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो n अगर आपका यहां पे पॉजिटिव इंटीजर होता है, या कहना चाहिए कि n अगर आपका कोई नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना, n अगर आपका नेचुरल नंबर होता है तो फिर क्या है सिनेरियो, इस तरह से आपका एक्सपांशन आप लिखना प्रीफर करते हो, राइट? क्योंकि थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, देखने में अच्छा लगता है। लेकिन जैसे आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो से बाहर आओगे, जैसे आप नेगेटिव इंटीजर्स को इनकॉर्पोरेट करोगे या फिर फ्रैक्शंस को इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उस केस में एनसीआर का जो आपका एक्सप्रेशन है वो वैलिड नहीं रहेगा। तो वहां पर हमने क्या जुगाड़ लगाया है, हमने बोला है कि अगर तो यहां पर ये नेचुरल नंबर वाला सिनेरियो नहीं है तो आप क्या बोलो ने, आप ये बोलो कि अच्छा ठीक है, हमारे पास जो एक्सपांशन है उसमें हम एनसीआर नहीं यूज कर सकते, राइट? सो एनसीआर की वैल्यू लिख देते हैं। सो एनसीआर की वैल्यू अगर आप यहां पे लिखते हो तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद में यहां पे आपका n आ जाएगा, यहां पे आपका n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा, राइट? यहां पे आपका n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/3 फैक्टोरियल आ जाएगा x क्यूब के साथ में, और इस तरह से आप अपना एक्सपांशन बेसिकली लिख सकते हो। ठीक है? तो यही है, मतलब आपको यहां पर जो है नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडाइसेस जो बाइनोमियल चैप्टर में एकदम एंड में पढ़ाया जाता है वो यही है कि 1 प्लस x की पावर n को इन जनरल अगर आप लिखना चाहते हो जहां पे n की वैल्यू आपकी नेगेटिव या फ्रैक्शन है, तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करो, ज्यादा बेहतर तरीका है। लेकिन इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है जो आपको यहां पे हमेशा याद रहना चाहिए, वो ये है कि अगर आप अपने इंटीग्रल वैल्यूज, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज के लिए अगर यहां पे अपने बाइनोमियल एक्सपांशन को लिखते हो तो उसके अंदर स्पेसिफिकली n+1 टर्म्स आती हैं। ठीक है ना? इसके अंदर आपके इसमें n+1 टर्म्स आती हैं, राइट? लेकिन जब आप नेगेटिव या फ्रैक्शनल इंडाइसेस की बात करते हो तो आपके इसमें जो एक्सपांशन चल रहा है ये इनफाइनाइट टर्म्स के लिए आपका यहां पर एक्सपांशन चलता है। किसके लिए चलता है? इनफाइनाइट टर्म्स के लिए एक्सपांशन आपका यहां पे आगे कैरी हो रहा होता है, राइट? ओके, सो अब यहां पे हम क्या करना चाहते हैं, हम यहां पे ये तो नहीं करना चाह रहे थे, हम तो ये करना चाहते हैं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n चाहते हैं, जबकि यहां पर हमने 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा हुआ है, राइट? सो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां पर क्या करेंगे, x की प्लेस में माइनस एक्स और n की प्लेस में माइनस n रिप्लेस कर देते हैं दोनों साइड। तो आपको जो चाहिए डिस्कशन आज की वीडियो के लिए वो यहां पे आपने स्टार्ट कर देना है, इसका मतलब, ठीक है ना? सो आज की वीडियो में जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं फॉर्मूला वो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा इफ यू जस्ट
इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन रिप्लेस x विथ माइनस एक्स एंड n विथ माइनस एन, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। तो आपको मिलेगा क्या, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा 1 प्लस माइनस एन इंटू माइनस एक्स, यहां पे मिलेगा माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर, यहां पर आपको मिल जाएगा माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस वन माइनस एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल, और उसके साथ में आ जाएगा माइनस एक्स का होल क्यूब, और ये आपका आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। सो नाउ इट इज टाइम टू बेसिकली सिंप्लीफाई द माइनस साइन, बहुत सारे माइनस साइन यहाँ पे आ गए हैं। सो ओनली स्टेप दैट इज रिक्वायर्ड आफ्टर दिस इज कि माइनस साइन का क्या होने वाला है, राइट। सो माइनस साइन को अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो तो यहाँ पर माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पे इसको मैं n इंटू एक्स लिख सकता हूँ, 1 प्लस एन एक्स, राइट। अगर मैं यहां देखता हूं तो क्या हो जाएगा, आपका यहां से एक माइनस कॉमन आएगा तो ये n प्लस वन बन जाएगा, ये आपका n बन जाएगा, और माइनस माइनस यहां पे फिर से आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब यहां पर आपको मिल क्या रहा है, यहां पर आपको एक्चुअली मिल रहा है n प्लस वन, या चलो इसको ऐसे लिखने ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं, ऑर्डर बाद में हम डिसाइड कर लेंगे, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल इज वॉट यू आर गेटिंग। साथ में कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर। आगे नहीं नोटिस कि यहां पर जो है माइनस एक्स का स्क्वायर और x का स्क्वायर एक ही होता है, तो आप इसको x का स्क्वायर लिख सकते हो। यहां फिर से अगर आप देखोगे तो आपके इसमें यहां पे माइनस एक्स का क्यूब है, मतलब यहां पे 3 माइनस साइन है। माइनस साइन ये वाले ब्रैकेट से भी बाहर आएगा, ये वाले से भी आएगा, ये वाले से भी आएगा, तो यहां से भी 3 साइन आएंगे। सो टोटल 3 और 3 6 माइनस साइन आपके पास में है जो फिर से कटपिट जाएंगे, और आपके इसमें यहां पे माइनस साइन तो देखो नहीं बचने वाला। सबके ब्रैकेट में से माइनस साइन अगर आपने हटा दिए हैं तो आपको ब्रैकेट्स क्या क्या नजर आ रहे हैं, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू नजर आ रहे हैं, नीचे आपको 3 फैक्टोरियल मिल रहा है, और साथ में आपको एक्स क्यूब मिल रहा है, और ये टर्म्स आपकी इस तरह से आगे बढ़ने वाली है। क्या समझ में आ रहा है। सो दिस इज द मेन एक्सप्रेशन जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं या फिर विजुअलाइज करके देखना चाहते हैं कि यार अब कोएफिशिएंट की अगर मैं बात करता हूं तो कोएफिशिएंट किस तरह से मैं देख पा रहा हूं, राइट। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, अगर आप देखते हो तो क्या आप यहां पे देख पा रहे हो कि x की पावर 3 का कोएफिशिएंट जो लिखा हुआ है वो n प्लस टू c3 है। क्या आप देख पा रहे हो कि n प्लस टू c3 का वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो एक्जैक्टली यही आएगा, राइट। अच्छा यहां पर लेकिन ये भी चीज मुझे यहां पे मेंशन करनी पड़ेगी कि n जो हम यहां पे लेके चल रहे हैं फिर से ये आपका क्या है, ये आपका नेचुरल नंबर सी जो यहां पे एक्चुअली लिखा हुआ नहीं है। लेट मी मेंशन दैट एज वेल कि यहां पर n क्या है, इवन दो इट इज विद अ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन को हटा के अगर आप n को देखते हो तो आपको क्या नजर आना चाहिए, एक नेचुरल नंबर नजर आना चाहिए, ठीक है ना। सो फॉर दिस लेट मी इंप्रूव द स्टेटमेंट फर्दर। सो आपका जो स्टेटमेंट है दैट शुड इनकॉर्पोरेट दिस आइडिया कि n क्या है आपका, n कोई एक नेचुरल नंबर है। सो माइनस n क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा आपका, माइनस n आपका नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। तो नेगेटिव इंटीजर की ही बात चल रही है जो हमने यहां पे बिगिन किया था, लेकिन वो थोड़ा सिस्टमैटिक हो गया है अभी, और क्योंकि सिस्टमैटिक हो गया है इसलिए हम यहां पर क्या कर पा रहे हैं, इस तरह का जो आपका एक्सप्रेशन है इसको वापस एनसीआर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, राइट। क्योंकि n अपने आप में क्या है, n अपने आप में नेचुरल नंबर है। यहां पे दिखते समय आपको नेगेटिव पावर तो दिख रही थी, यहां पे आपको जो दिख रहा है उसके अंदर फिर से आपके उसमें क्या आ गया, माइनस माइनस कटपिट गया ना यहां पे, इसलिए वी आर अगेन इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन टू गो बैक टू दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, राइट। एंड एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट अगर आप यहां पे देख रहे हो तो आपको यहां पर जो है n प्लस टू c3 एक बार करके देखना चाहिए अगर आपको करना है तो, ठीक है ना। सो एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट में आपको n प्लस टू c3 मिल रहा है, मैं ये चीज अगर बोल रहा हूं तो आप इसको ओपन कैसे करते हो, n प्लस टू n प्लस वन n है ना, और नीचे आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, एनसीआर के वैल्यू को ऐसे ही ओपन किया जाता है, ठीक है ना। तो यही हमने कंप्रेस्ड फॉर्मेट में अगर लिखना है तो n प्लस टू c3 बोलना चाहिए। एंड इसीलिए हमने जो अपना फॉर्मूला यहां पर इमेजिन किया है कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आपका कितना आपको नजर आ रहा है, तो हम क्या बोलना चाहते हैं इसके अंदर, ओके कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, ऑलराइट, मतलब 3 इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। 3 हमें यहां दिख रहा है लेकिन 3 यहां नहीं दिख रहा, तो हमने बोला कि अच्छा इसको ना n प्लस थ्री माइनस वन c3 कर लेते हैं, n प्लस थ्री माइनस वन c3 कर लेते हैं, और हमें यहां पर जो है दोनों जगह 3 नजर आ रहा है, और n तो हमें पता ही है कि क्या है, n तो आपको यहां पर जो पावर में वैल्यू दिख रहा था वहीं से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। सो दैट इज व्हाई वी आर बेसिकली राइटिंग दिस फॉर्मूला n प्लस आर माइनस वन CR, ठीक है ना। सो पहले तो ये चीज हमें याद करनी है, थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि यार ये कहां से आ रहा है, ये आपका बेसिकली जो हम बायनोमियल चैप्टर में एक्सपांशन पढ़ते हैं वहीं से ऑब्जर्वेशन से आ रहा है। इसको अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना लिखा हुआ है, ये n प्लस वन c2 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है ये n प्लस वन c2, तो n प्लस वन इंटू एन अपॉन 2 फैक्टोरियल वही यहां पर लिखा हुआ है, और फॉर्म से भी अगर आप निकालोगे तो यही आपका बनने वाला है, जहां पे r की वैल्यू आप 2 डाल दो सीधे सीधे, r की वैल्यू अगर आप 2 डाल दोगे तो यहां पर n प्लस वन आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, राइट। ओके सो नाउ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया जो अभी तक हमने यहां पे स्टार्ट नहीं किया है, ऑलराइट। तो चलिए अब बिगिन करते हैं कि जनरेटिंग फंक्शंस का आइडिया क्या है, और यहां पे कोएफिशिएंट एक्सट्रैक्ट करके हमें अपना आंसर मिल क्यों रहा है, उस चीज को हम यहां पे अब एक्सप्लेन करेंगे, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। लेकिन पहले एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बता देता हूं आपको
ठीक है ना, जो आपको सेंस ज्यादा बनाएगा वंस वी स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस, राइट। अभी के लिए केवल पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, इसको ज्यादा समझने की कोशिश इस पेज पे नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम अगले पेज पे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहां पे आपको जो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद में आपको ये जो स्टेटमेंट है ज्यादा सेंस है ना यहां पर क्रिएट करते हुए नजर आएगा। ऑलराइट, पढ़ लेते हैं लेकिन एक बार की क्या हो रहा है। इन दिस मेथड, कोएफिशिएंट एक्सट्रैक्शन मेथड जो है आपके इसके अंदर क्या करते हैं, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर रिप्रेजेंटेड एज पावर्स ऑफ ए जनरेटिंग वेरिएबल टू फॉर्म अ जनरेटिंग फंक्शन, है ना। एक ऐसा फंक्शन हम जनरेट कर रहे हैं जो अल्टीमेटली हमें अपना आंसर निकाल कर दे रहा है, इसलिए इसको जनरेटिंग फंक्शन हमने नाम दिया है। द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग द कोएफिशिएंट ऑफ द रिक्वायर्ड पावर इन द जनरेटिंग फंक्शन। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप यहां पे इसको ऑन द फेस पढ़ने की कोशिश करोगे और यहां से कुछ समझने की कोशिश करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। लेट अस मूव टू क्वेश्चंस, राइट, देन विल कम बैक टू थ्योरी, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप थ्योरी पे वापस आओगे तो आपको एक एक स्टेटमेंट का एक एक वर्ड ऐसा मतलब दिमाग में हिट करेगा कि हाँ यार सही तो बोल रहा है ये स्टेटमेंट तो बहुत सेंस बना रहा है, ठीक है। तो लेट अस ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्या हो रहा है यहां पे, इफ अ डाई इज रोल्ड 3 times then find the number of ways of getting a sum equal to 10। सो डाई अगर आपने 3 बार रोल किया है तो आपको कुछ ना कुछ तो आउटपुट मिला होगा, आपको टोटल यहां पे लेकिन 10 के बराबर आंसर चाहिए, राइट। तो इस चीज को अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं कि यार मैंने पहली बार जो थ्रो किया लेट अस से उससे मैंने x आउटकम जनरेट किया, दूसरी बार y जनरेट किया, तीसरी बार z जनरेट किया, तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इनको जोड़ के 10 बन जाना चाहिए। अब ये देखते से ही हमारे दिमाग में आता है कि सर पिछली वीडियो में हमने यहां पे बेगर मेथड किया था, उसके अंदर भी एक्जैक्टली यही इक्वेशन सॉल्व कर दी हमने, x + y + z = 10। तो सर यहां पे बेगर मेथड लगा के आंसर निकाल देता हूं ना, मैं यहां पे बेगर मेथड लगा के ही आंसर निकाल देता हूं, क्या दिक्कत है। दिक्कत है, 2 लेवल पे दिक्कत है ना। हमने यहां पर बोला था कि बेगर मेथड के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या ये 0 हो सकती है वैल्यूज, नहीं, क्योंकि हम यहां पे डाई को रोल करके बेसिकली x y z कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 या 1 से बड़ी ही वैल्यूज आएंगी। तो आपको लग सकता है कि सर लेकिन लास्ट क्लास में भी हमने यहां पर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे उस चीज को ओवरकम करते हैं, कि हम सब्स्टिट्यूशन का सहारा ले सकते हैं। लेकिन उन क्वेश्चंस को वापस जाकर रेफर करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर अपर बाउंड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। मतलब आप यहां पे ये बोल सकते हो कि अगर z का वैल्यू 10 होना है तो 10 होने दो, राइट। उस तरह की भी यहां पर जो है आपके आंसर्स निकल कर आ रहे थे। लेकिन क्या यहां पर आपका z का वैल्यू कभी भी 10 हो सकता है क्या, या z का वैल्यू 8 हो सकता है क्या, z का वैल्यू 7 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो आउटकम्स हमें x y z के मिले हैं ये डाई को रोल करके मिले हैं, और डाई को रोल करके मैक्स टू मैक्स में 6 ही वैल्यू जनरेट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो आप जब यहां पे इस पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो यहां पर भी आप उसको मैथमेटिकली एक इक्वेशन के फॉर्मेट में ही कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे कि हमने बेगर मेथड में भी किया था। लेकिन यहां पर आ गई है रिस्ट्रिक्शन, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आ गई है जिनको हम बाईपास नहीं कर पा रहे हैं टू गेट टू द सिंपल आइडिया ऑफ बेगर मेथड, क्योंकि आपके यहां पर रिस्ट्रिक्शन दोनों ही साइड से लगी हुई है। आपके जो यहां पे x, y और z क्वांटिटीज हैं, इन सभी पे हमने क्या रिस्ट्रिक्शन ला के रखा है कि ये 1 और 6 के बीच वाले ही कोई ना कोई नंबर्स होंगे। सभी के ऊपर सेम रिस्ट्रिक्शन है कि 1 और 6 के बीच वाले नंबर्स होने चाहिए, x, y, z। और ऐसे सिचुएशन में आपको यहां पर जो है, अब जो यहां पर मेथड बताई जा रही है जनरेटिंग फंक्शन वाली, उसी को यहां पे इस्तेमाल करना है। एंड व्हाट दैट मेथड एक्चुअली टेल्स अस इज दिस कि यार हम यहां पे क्या करते हैं, हम यहां पे कोई तो एक रैंडम सा वेरिएबल पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, जिसको जनरेटिंग वेरिएबल हम यहां पर कह रहे हैं। एंड जो जो बेसिकली आपके वेरिएबल्स की पावर हो सकती है उन सभी को हम, जो भी आपके वेरिएबल्स की वैल्यू हो सकती है उन सभी को हम उस वेरिएबल की पावर में लिखेंगे, ठीक है ना। कैसे, अच्छा यहां पर थोड़ा सा हम जो वेरिएबल लेना चाहते हैं वो x लेना चाहते हैं, सो नॉट टू कंफ्यूज विद दिस पर्टिकुलर x, तो ऐसा करते हैं कि हम यहां पे ना अपने जो इक्वेशन लिख रहे थे उस इक्वेशन को एक्चुअली रादर देन सेइंग x + y + z है, ऐसा करते हैं कि a + b + c बोल देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। इनिशियली हमने यहां पे अपनी इक्वेशन को अगर a + b + c बोला होता तो भी यहां पे जो है कोई एज सच मैथमेटिकली उसके अंदर फर्क नहीं पड़ने वाला था, ठीक है ना। लेकिन अभी ज्यादा क्लियर हो गया है, क्योंकि आगे चल के जो एक हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं ना, यहां पर ये जो वेरिएबल की बात कर रहे हैं जनरेटिंग वेरिएबल, ठीक है ना, ये यूजुअली x लेके हमें अच्छा लगता है, ये x लेके हमें अच्छा लगता है, तो हम यहां पे x जो है थोड़ा बचा के रखना चाह रहे हैं आगे के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। सो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि देखो आपका जो भी यहां पे आंसर आएगा ABC के कुछ ना कुछ वैल्यूज निकल कर आएंगे, आपका A आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हो सकता है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, यही एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट। सो जो जो आपके पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है ना, जो जो आपके पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सभी को आपको कहां लिख देना है,
पावर्स में लिख देना है। किसकी पावर में लिख देना है? जनरेटिंग वेरिएबल के पावर में लिख देना है, ठीक है ना। तो इसकी पावर में मैं क्या लिख रहा हूं कि ए क्या क्या बन सकता है, तो ए 1 बन सकता है, ठीक है ना। और क्या बन सकता है? ए आपका 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, 4 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है और 6 भी बन सकता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर सारे के सारे वैल्यूज जो ए ले सकता है उनको यहां पे अच्छे से लिख दिया, ठीक है। कहां लिख दिया? एक वेरिएबल की पावर में लिख दिया। पावर में क्यों लिखा अभी आपको पता चलेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम यहां पर ऐसा ही काम कर सकते हैं बी के लिए भी। एंड देन इफ आई आस्क यू कि अब मुझे बताओ कि बी क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो फिर से आप बोलोगे कि अच्छा 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है। फिर से यहां पर आपका 6 तक का ब्रैकेट रेडी हो जाएगा। एंड देन मैं आपसे पूछूंगा कि अब बताओ कि यार आपका सी क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो सी भी आपके यही सारे वैल्यूज ले सकता है। एक्स की पावर 1 हो सकता है, एक्स की पावर 2 हो सकता है, ऐसे करते करते एक्स की पावर 6 तक जा सकता है। सही बात। तो आपने क्या कर दिया है, आपने बेसिकली एक ऐसा एक्सप्रेशन रेडी कर दिया है जिसके अंदर अब अगर आप यहां पे सोचोगे तो मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा इसको ओपन करने के लिए। और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में जो जो एबीसी के वैल्यूज आ सकते हैं उन सभी कॉम्बिनेशंस को आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखो आपने डाई रोल किया तो हो सकता है कि आपके इसमें यहां पे डाई रोल करके पहली बार में 1 आए, अगली बार में भी 1 आया, अगली बार में भी 1 आए। हो सकता है ना कि फर्स्ट डाई रोल में 1 आया, सेकंड डाई रोल में भी 1 आया, थर्ड डाई रोल में भी 1 आया। हालांकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो बात की बात है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना, दैट इज अ पॉसिबिलिटी ना कि ऐसा हो सकता है। तो ये जो आपने इक्वेशन लिख दी है, ये जो आपने फंक्शन जनरेट कर लिया है ना, यही आपका जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है ना। जनरेटिंग वेरिएबल क्या है आपका एक्स, और ये जो आपने बना दिया इसको कहते हैं जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है ना। तो ये जो आपने बेसिकली जनरेट कर दिया है, इसके अंदर वो सभी सिनेरियोस पॉसिबल हैं जो बन सकते थे। जैसे अगर मैं यहां पर लेता हूं एक्स को, एक्स की पावर 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स की पावर 1 के साथ में एंड एक्स की पावर 1 के साथ में, तो यहां पर एक्स की पावर 3 बन रहा है। अब एक्स की पावर 3 बनने का एक ही तरीका है, कोई और तरीका है नहीं कि आप इनको मल्टीप्लाई करो। सो एक्स की पावर 3 का कोएफिशिएंट कितना आएगा? 1 आएगा। एक्स की पावर 3 का कोएफिशिएंट कितना आएगा? 1 निकल कर आएगा, क्योंकि और कहीं और किसी तरीके से आप एक्स की पावर 3 बना ही नहीं सकते हो। वैसे भी हाईएस्ट वाला भी अगर आप डिस्कस करना चाहो तो यहां पे एक्स की पावर 18 बनने का एक ही तरीका है, आप किसी और तरीके से एक्स की पावर 18 नहीं बना सकते हो। एक ही तरीका है 18 बनने का कि पहली बार भी आपको 6 आए डाइस के ऊपर, दूसरी बार भी आपको 6 मिले, तीसरी बार भी आपको 6 मिले, राइट। और ये जो मिनिमम सिनेरियो ये भी एक ही बार हो सकता है। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि देखो एक्स की पावर 3 जो है ना, उसका कोएफिशिएंट अगर आप देखोगे तो ये एक ही है, 1 कोएफिशिएंट इसका। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 3 चाहिए तो वो एक ही तरीके से जनरेट हो पाएगा। तो जो आपका कोएफिशिएंट है एक्स की पावर 3 का, वो क्या आपको रिप्रेजेंट करके दे रहा है? वो आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल के दे रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 अंडर दीज रिस्ट्रिक्शंस कितने तरीके से बन सकता है? वो एक ही तरीके से बन सकता है। अगेन इसका जो एक्सट्रीम सिनेरियो दूसरा वाला है वो ये है कि आपका जो x की पावर 18 है वो कितने तरीके से बन सकता है। तो अगर आप ये सॉल्व करना चाहते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 18 मुझे कैसे मिलेगा, तो एक ही तरीका है, आपकी किस्मत बहुत ही अच्छा होना चाहिए। पहली बार डाई रोल किया तब भी 6 आया, दूसरी बार किया तब भी 6 आया, तीसरी बार किया तब भी 6 आया, तभी ये हो सकता है। दैट इज द ओनली सिनेरियो, अदरवाइज नहीं हो सकता, राइट। सो आपका जो कोएफिशिएंट है ना, जो आपका कोएफिशिएंट है वो एक्चुअली इन इक्वेशंस के आंसर्स ही हैं, समझे क्या? ये जो आपके कोएफिशिएंट्स आप निकाल रहे हो ये इन इक्वेशंस के आंसर्स ही हैं। तो अब सोच के देखो कि अगर आपको राइट हैंड साइड में 10 दे दूं तो क्या यह मतलब है कि मुझे अब क्या चाहिए होगा? x की पावर 10 का कोएफिशिएंट चाहिए होगा। एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि अगर आप x की पावर 10 क्रिएट करना चाह रहे हो तो देखो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। लेट से मैंने यहां से उठा लिया, यहां से उठा लिया मैंने 4, यहां से उठा लिया मैंने 2 और यहां से उठा लिया मैंने 4। 10 तो बन गया ना, पावर में एडिशन करके आपको 10 मिल गया है, राइट। लेकिन पावर्स में आपने जो यहां पे x की पावर 4 वाला एक पावर मल्टीप्लाई किया है अगले वाले x की पावर 2 के साथ में और अगले वाले x की पावर 4 के साथ में, ये जो x की पावर में 4 लिखा हुआ है ये तो पॉसिबिलिटीज ऑफ a बताए थे ना आपने, और ये जो आपने 2 पकड़ा है वो इस ब्रैकेट से बताया, मतलब आपने यहां पर ये जो b के अलग अलग पॉसिबिलिटीज थे उनको पिक किया था, और इस ब्रैकेट में आपने जो c के सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं उनको लिखा हुआ था, राइट। सो अगर मैंने इस तरह से मल्टीप्लाई करके 10 बनाया देन दिस एक्चुअली इज अ सॉल्यूशन, वन ऑफ द सॉल्यूशंस, वन ऑफ द मेनी सॉल्यूशंस जो यहां पर आपको मिल सकते हैं, राइट। और हो क्या रहा है, अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करके पावर में 10 मिल रहा है। लेकिन 10 बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं, है ना। यहां से आप 3 उठा लो, यहां से 3 उठा लो, यहां से आप 4 उठा लेना,
ठीक है ना, वो भी आपका एक अच्छा सॉल्यूशन है कि आपने पहले वाले से 3 उठा लिया, दूसरे वाले से आपने 3 उठा लिया, अगले वाले से 4 उठा लिया, राइट। ये सारे सॉल्यूशंस ही हैं आपके, x की पावर 2, x की पावर 2 और x की पावर 6, ये भी एक सॉल्यूशन है, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, पहले वाले x की पावर में जो लिखा है वो a का वैल्यू मानो, दूसरे वाले x की पावर में जो लिखा है वो b का वैल्यू मानो, और तीसरे वाले x की पावर में जो लिखा है वो आप c का वैल्यू मानो। एंड देन आप नोटिस करो कि अल्टीमेटली सभी चीजें क्या बन रही हैं, x की पावर में 10 बन रही है। तो हम अगर ये देख ली कि x की पावर 10 कितने तरीके से बन सकता है, जो कि अल्टीमेटली कैसा नजर आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 की तरह नजर आएगा इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तब। वही हमारा क्या होना चाहिए, वही हमारा यहां पर जो है फाइनल आंसर भी होना चाहिए इस इक्वेशन का। समझे कितना शानदार टेक्निक है, ठीक है ना। ये तो मैंने लिख के बताया, ये तो केवल एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। हम करना क्या चाह रहे हैं, ऐसे हम देखना चाह रहे हैं कि ओवरऑल यहां पे जो लिखा हुआ वैल्यू होगा कितना होगा जब x की पावर 10 की यहां पर बात चलेगी तब, राइट। तो जितना आपका राइट हैंड साइड में लिखा हुआ क्वांटिटी होता है, हमें इसका मतलब उसके ही कोएफिशिएंट का डिस्कशन करना है। यहां पे क्योंकि राइट हैंड साइड में 10 लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में, इसलिए हम x की पावर 10 का कोएफिशिएंट ढूंढना चाहते हैं इस तरह के एक्सप्रेशन के अंडर। और ये एक्सप्रेशन कैसे बनाए वो भी आपको समझ में आ गया है ना। जो भी आपके वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, उनको हमने एक एक करके ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर लिया है, कहां पे, पावर्स के अंदर, राइट। और हमें करना क्या है, एक्सट्रैक्ट करना है कोएफिशिएंट, क्योंकि इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर तो सभी कुछ है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हमें एग्जैक्टली इससे ही मतलब है, राइट। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट अ पर्टिकुलर कोएफिशिएंट फ्रॉम दिस फंक्शन। इसको क्या कहते हैं, जनरेटिंग फंक्शन, और जो यहां पे x हम इस्तेमाल करें उसको हम कहते हैं जनरेटिंग वेरिएबल। नाउ लेट अस कम बैक टू द स्टेटमेंट एंड सी कि हमें अब स्टेटमेंट समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। सो कोएफिशिएंट एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होती है, ठीक है ना। इन दिस मेथड all possible outcomes are represented as powers of a generating variable। all possible outcomes जो जो आपके यहां पे a b c के वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना, 1 से लेकर 6 तक हो सकते हैं, उनको हमने कहां लिख दिया है, उनको हमने यहां पे पावर्स में लिख दिया है। किसके पावर्स में लिखा है, जनरेटिंग वेरिएबल के पावर में लिखा है, टू फॉर्म ए जनरेटिंग फंक्शन। ये जो आपने ओवरऑल बना दिया है इसको हम कहते हैं जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, द रिक्वायर्ड आंसर इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग द कोएफिशिएंट ऑफ द रिक्वायर्ड पावर इन द जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है ना। तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है उसको पहले आप एनालाइज करो कि अच्छा 10 मेरे रिक्वायरमेंट है, मतलब मैं x की पावर 10 के कोएफिशिएंट को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। और अब ये करना सीखेंगे हम कि ये कैसे करने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बार आपको ये जनरेटिंग फंक्शन कैसे क्रिएट हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर ये समझ में आ जाता है तो देखो आपको क्वेश्चन तो बहुत जल्दी सॉल्व करते आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद में एवरीथिंग इज वेरी मैथमेटिकल। समझ गया ना, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो आपको ये आगे दिक्कत देगा ही नहीं। मैं तो अभी भी मानता हूं कि आपका ये इतना इजी है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा हम जो है वेरिएशंस वाले क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहां पर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको बस ये जो स्टैंडर्ड आइडियाज है उनको अच्छे तरीके से अप्लाई करते आना चाहिए, जबकि बेगर मेथड के अंदर कुछ वेरिएशंस भी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो ये वाले जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो और भी ज्यादा आसान होंगे आपके यहाँ पे, जो जेई में आने वाले क्वेश्चन है वो आसान होंगे, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीजें एकदम ऐसा लगेगा कि यार रिपीट मोड में चल रही है, हर एक क्वेश्चन सिमिलर सा ही फील हो रहा है वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, ठीक है ना। सो अब यहां पे इसको लिखूंगा कैसे मैं, है ना, ये जो अभी हमने इतना सारा कुछ कुछ डिस्कस किया है ना, इसको मैं फाइनली लिखूंगा कैसे। एंड अगले क्वेश्चन में, जो अगला क्वेश्चन हम यहां पे सॉल्व करेंगे, वहां पे हम ट्राई करेंगे कि इस स्टेप से ही अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें। ये जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम यहां पे हटा देंगे, ठीक है ना। हम अपने सॉल्यूशन वाले स्टेप को यहां पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी हमने क्या किया, ये भी हमने बेसिकली एग्जांपल ही रखे थे, ठीक है ना। पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती थी रादर देन दिस इक्वेशन, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है, इसको इनफैक्ट मैंने हटा देना चाहिए, दीज आर जस्ट वैल्यू जो मैंने स्टार्टिंग और एंड में आपको समझाई थी, ठीक है ना। ऑलराइट, मेन सॉल्यूशन एक्चुअली ये वाला ही है। ऑलराइट, सो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि देखो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहां पर पहले तो रियलाइज करना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 सॉल्व करना है ना। मतलब आपको कोएफिशिएंट एक्सट्रैक्शन किसका चलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ये तो क्लियर हो गया होगा आप सभी को, ठीक है ना। अच्छा, किस एक्सप्रेशन में करना है, हमें इस एक्सप्रेशन में करना है, राइट। तो ये एक्सप्रेशन पहली बात तो तीनों ब्रैकेट आपके सेम है, तीनों ब्रैकेट अगर आपके सेम है तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, इसके अंदर पावर 3 करके लिख सकते हो, x की पावर 1, x की पावर 2, ऐसे करते करते x की पावर 6 एंड देन पावर में आ जाएगा आपका 10, राइट। ओ सॉरी, पावर में 10 क्यों आएगा, पावर में आ जाएगा 3। ऐसे 3 ब्रैकेट्स हमारे पास में है, राइट। और ये जो एक ब्रैकेट आपको नजर आ रहा है ये क्या है, एक जीपी है। तो हम जीपी की मदद से इसको कंप्रेस कर लेते हैं। जीपी की मदद से इसको कंप्रेस करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपका x है, 1 माइनस कॉमन रेशो की पावर नंबर ऑफ टर्म 6 है अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो। ये इसकी पावर में बेसिकली आपको 3 नजर आ रहा है, राइट।
So this is what we have as the compressed expression using the idea of GP. अब यहाँ पे तीन अलग अलग टर्म्स हैं जिनको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि x की पावर 3 है, 1 माइनस एक्स की पावर 6 की पावर 3 है एंड 1 माइनस एक्स की पावर -3 है, ठीक है ना। सो अगर मुझे इन सभी एक्सप्रेशंस को मिला के x की पावर 10 ढूंढने की कोशिश करना है, तो क्या यह बात सही है कि क्योंकि मेरे पास में x की पावर 3 ऑलरेडी है तो बचे हुए की जिम्मेदारी है कि मुझे वो x की पावर 7 क्रिएट करके दें? जल्दी बताओ यार, मतलब इतनी समझदारी दिखानी पड़ेगी अगर आप साथ में टीम वर्क कर रहे हो तो, है ना। ये भी कुछ वैल्यूज क्रिएट करके दे रहा है, ये भी कुछ वैल्यूज क्रिएट करके दे रहा है, ये भी कुछ वैल्यूज क्रिएट करके दे रहा है, और सबको यहां पे मिलजुल के क्या करना है, x की पावर 10 तक पहुंचना है। तो क्योंकि ये तो x की पावर 3 फिक्स कर चुका है कि मेरे साइड से तो इतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, तो हम बोलेंगे अच्छा ठीक है तुमने इतना कॉन्ट्रीब्यूट कर ही दिया है, तो हम बचे हुए जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिस्कशन अपना शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। हम बोलेंगे कि यार अच्छा ठीक है, अब हम कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 ही देखना स्टार्ट कर देते हैं ना बचे हुए एक्सप्रेशन में, मतलब 1 माइनस एक्स की पावर 6 की पावर 3 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3। अब अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को देखते हो तो एक्चुअली ये वाला ब्रैकेट आपका छोटा ब्रैकेट है, ये आपका बड़ा ब्रैकेट है। बड़ा ब्रैकेट इन द सेंस कि यहां पर आपके पास में इनफाइनाइट टर्म्स है, क्योंकि नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल पावर जब आती है तो आपके बाइनोमियल एक्सपेंशन में इनफाइनाइट टर्म्स आती हैं। तो इस ब्रैकेट को हम ओपन नहीं करना चाह रहे हैं, इस ब्रैकेट के अंदर लेकिन 4 ही टर्म्स है तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं इस ब्रैकेट को तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 एक्स की पावर में 6, फिर प्लस 3 एक्स की पावर में 12 एंड देन माइनस एक्स की पावर में 18, मल्टीप्लिकेशन में आ गया 1 माइनस एक्स की पावर में -3। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी रियलाइज कि यार मुझे तो एक्स की पावर 7 की रिक्वायरमेंट है, मुझे तो एक्स की पावर 7 की रिक्वायरमेंट है ना। तो हाउ कैन एक्स की पावर 12 एंड एक्स की पावर 18 हेल्प मी? इट कैन नेवर हेल्प मी। ये बस ऐसे ही दिखावे के लिए यहां पर आ गए हैं, मदद करना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, आपको कुछ दुख है ना, और वो आ गए हैं आपके घर पे, है ना, मदद के लिए नहीं आए, ऐसे बस देखने के लिए आए कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। वैसे वाला काम हो गया यहाँ पे, राइट। कि यार अगर आपको एक्स की पावर 7 चाहिए, ये दोनों कर क्या रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जो आपके पास में यहां पे फर्दर एक पर्सन बैठा है, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव पावर्स ही लेकर आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। 1 माइनस एक्स की पावर -n का एक्सपांशन अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो क्या था, 1 माइनस एक्स की पावर -n का एक्सपांशन जो हम यहां पे वापस अब यूज करने वाले हैं, फॉर्मुला जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, इसको हम यूज करेंगे। तो अब यहां पे देखो आपके इसमें कांस्टेंट टर्म आ सकता है, पावर 1, पावर 2, पावर 3, और ये आगे तक जाते जाएगा, ठीक है ना। सो वी आर श्योर कि यार आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन यहां से कोई नेगेटिव टर्म का तो नहीं आएगा, और नेगेटिव टर्म का कंट्रीब्यूशन यहां से अगर नहीं आने वाला है पावर में, तो ये दोनों कभी भी कम होके, है ना, 12 से कम होके 7 या 18 से कम होके 7 तो देखो नहीं बनने वाले। तो जब भी आपको यहां पे जो वैल्यू दिखाई देती है उससे बड़े टर्म्स अगर आपको यहां पे दिखाई देंगे तो उनको तो आप हटाते चलो, राइट। नेक्स्ट हम क्या करना चाहेंगे, हम यहां पे ये जो दोनों टर्म्स हैं इनके अंदर इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना चाहेंगे। सो जैसे मैं यहां पे इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे 2 सेक्शन यहां पे रेडी हो जाते हैं क्वेश्चन में, राइट। एक सेक्शन आपके यहां पे आ जाएगा, एक सेक्शन आपका आ जाएगा रिक्वायरमेंट बेसिस पे, एक्स की पावर 7 का रिक्वायरमेंट है बेसिकली हमारा, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 का रिक्वायरमेंट चल रहा है। अगर मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूं 1 के साथ में तो यहां पे आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स की पावर में -3, एंड वैसे ही इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूं यहां पे तो ये -3 एक्स की पावर में 6 एंड देन 1 माइनस एक्स की पावर -3 ऐसा बनेगा, राइट। ऑलराइट, एंड नाउ इट इज टाइम टू बेसिकली डायरेक्टली राइट अवर आंसर यूजिंग द फॉर्मूला जो हमने यहां पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, n + r - 1 CR, राइट। सो आर आप कैसे मान सकते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आर स्टैंड्स फॉर रिक्वायरमेंट, ऐसा आप अगर याद रखोगे तो चलेगा। रिक्वायरमेंट इज 7, एन का वैल्यू इज 3, ऑलराइट। सो अगर आप यहां पे बोलना चाहो तो आपके यहां पर जो सिनेरियो है कैसा है, आपका जो एन का वैल्यू है वो 3 के बराबर है। एन का वैल्यू -3 नहीं है, क्योंकि हमने जो फॉर्मुला किया है वो ऑलरेडी 1 माइनस एक्स की पावर -n वाला ही किया है। तो व्हेन आई एम सेइंग n, माइनस को इग्नोर करके जो वैल्यू दिख रही है वो आपका n का वैल्यू है, ठीक है ना। सो n का वैल्यू तो 3 ही है यहां पे, लेकिन रिक्वायरमेंट अभी आपकी क्या है, 7 के बराबर है। सो इसको देखते हुए आप यहां पर जो आंसर लिखोगे वो कितना आ जाएगा, इसको देखते हुए जो आपका आंसर निकल कर आना चाहिए वो आना चाहिए n + r - 1 CR। अच्छा ध्यान देना, इसको बेगर मेथड के फॉर्मूले के साथ में कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। बेगर मेथड में n + r - 1 CR - 1 आता है, ये बेगर मेथड नहीं चल रहा है, ठीक है ना। ये आपका कोएफिशिएंट एक्सट्रैक्शन मेथड चल रहा है। तो n + r - 1 CR फॉर्मूला एक्चुअली आपको यहां पे यूज करना है, ऑलराइट। बट इंटरेस्टिंग है कि आगे आपने क्या करना चाहिए, अगर आप आगे नोटिस करते हो तो देखो आपके पास में एक तो -3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसको तो आपको डायरेक्टली कॉपी करना ही पड़ेगा नीचे, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ साथ आप यहां पर क्या कहते हो कि मेरी x की पावर 6 की रिक्वायरमेंट तो ऑलरेडी मीट हो चुकी है,
इस सेकेंड टर्म के अंदर एक्स की पावर 6 ऑलरेडी है, तो मेरी ओवरऑल रिक्वायरमेंट भले ही 7 की हो, लेकिन ये जो छोटा एक्सप्रेशन मेरे पास में बचा है उसमें अगर मैं n की वैल्यू 3 देखता हूं तो r की वैल्यू उसके साथ में मैंने कितनी लिखनी चाहिए? मैंने केवल 1 रिक्वायरमेंट बतानी चाहिए उसको, क्योंकि मैं अगर उसको बोलूंगा कि मुझे 1 रिक्वायरमेंट है आपसे, मुझे x की पावर 1 चाहिए आपसे, तो वो x की पावर 1 इस x की पावर 6 के साथ में मिलकर ओवरऑल रिक्वायरमेंट आपकी सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है ना? सो R स्टैंड्स फॉर रिक्वायरमेंट, एंड रिक्वायरमेंट आपकी जो है चेंज होती रहती है टर्म टू टर्म, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको ओवरऑल वैल्यू कितनी चाहिए, उसके हिसाब से आप मैनेज करो चीजें, राइट? सो आप यहां पर मैनेज करोगे तो कितना आ जाएगा? -3 के साथ में मल्टीप्लीकेशन में आपको मिलने वाला है यहां पे n प्लस आर -1 CR, जैसे यही आपका आंसर। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 9C7 -3 टाइम्स ऑफ, यहां पे आ जाएगा 3C1। 9C7 इज सेम एज 9C2 एंड देन 3C1 इज सेम एज 3, तो यहां पे 9C2 मतलब कितना हो जाएगा? 9 × 8/2 एंड माइनस में यहां पे 9, ये आ जाएगा आपके इसमें कितना? 7। ठीक है ना? तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाना चाहिए? ओके ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूं यहां पर क्या हुआ है आपका। 9C हमारा आंसर जो आना चाहिए। ओके, लेट मी जस्ट चेक, क्या कर दिया मैंने? वाह भाई, सब कुछ सही करके यहाँ पे कचरा कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर आपको 4 आना चाहिए ना, कैंसिल ऑब्वियसली 4 आना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा? 36 - 9 मतलब 27 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए। ऑलराइट, कैंसिल करके एक कम कौन करता है? कैंसिल करके आधा करना है, राइट? सो आपके पास यहाँ पे कैंसिलेशन के बाद में जो है बेसिकली 2 से कैंसिल करके 4 आता है, एंड देन 36 - 9 आपका यहाँ पर जो है 27 इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। सो ये ओवरऑल आपका यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। आपको जो भी प्रैक्टिकल सिनेरियो यहां पे दिखाई देगा, पहले तो आप उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह से चेंज कर पाओगे, ये बात आपने समझना है। इक्वेशंस हमने पिछली वीडियो में भी करी थी, लेकिन वहां पे रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी ऐसी थी कि वो मैनेज हो जाती आसानी से और बेगर मेथड लग जाता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस एक्चुअली काफी खराब है, तो आप उसको डायरेक्टली किस में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो, आप उसको डायरेक्टली बेगर मेथड के सिनेरियो में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। कन्वर्ट नहीं कर पाओगे तो आपको यहां पर अपने जनरेटिंग फंक्शन के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, करना कुछ खास होता नहीं है। ठीक है ना? मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं, आपको लगेगा कि सर जो यहां किया था वही तो आगे भी कर रहे हैं। जैसे यहां पर कैलकुलेशन की स्टेप को नजर आ रही है, अगले क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन की वैसी स्टेप्स आपको नजर आने वाली हैं, एंड दैट शुड गिव यू सम कॉन्फिडेंस कि अच्छा ठीक है, बार बार अगर सेम ही चीज होने वाली तो फिर कर लेंगे ना तीसरी बार भी, राइट? सो दैट इज हाउ यू शुड बी सीइंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। करके देखते हैं चलो यहां पर। Number of ways of distributing 12 identical oranges among 4 children so that every child gets at least 1। अगर इतना ही होता तो बेगर मेथड के लिए एकदम परफेक्ट क्वेश्चन था, क्योंकि एक एक हम सबको पकड़ा देते हैं। लेकिन आगे भी बोल दिया क्या? एंड नो चाइल्ड गेट्स मोर देन 4, किसी भी चाइल्ड को 4 से ज्यादा मिलने नहीं चाहिए। तो मतलब जहां अपर बाउंड में भी रिस्ट्रिक्शन आ गई है, तो हमें यहां पर थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। एंड व्हाट वी कैन डू इज कि यार चाइल्ड नंबर 1 को ए मिल गए, चाइल्ड नंबर 2 को बी मिल गए, है ना, फिर सी एंड डी, इस तरह से हमने यहां पर जो है इतने इतने क्वांटिटी में एक एक चाइल्ड को ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ठीक है ना? तो हम क्या नोटिस करेंगे कि अल्टीमेटली इन सबका एडिशन आपका 12 के बराबर आना चाहिए, राइट? सो दिस इज द कंडीशन दैट वी वांट टू सॉल्व, एंड फॉर ईच वेरिएबल ए बी सी डी व्हाट वी नोटिस इज कि ये 1 से लेके 4 के बीच वाले ही कोई ना कोई नंबर्स होना चाहिए। क्या है बात सही है? सो दिस इज द एंटायर सिचुएशन। हमने मैथमेटिकली यहां पर इसको कन्वर्ट कर लिया, इस क्वेश्चन को, इस सिंपल से रिस्ट्रिक्शन बेस्ड क्वेश्चन में। तो आपका यहां पे अब जो पहला चाइल्ड है उसको अगर मैंने ए यहां पे ऑरेंजेस अगर प्रोवाइड किए हैं, राइट? सो 1 से लेके 4 के बीच में कोई भी वैल्यूज हो सकते हैं, सेकंड वाला भी 1 से लेके 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है, थर्ड वाला भी, फोर्थ वाला भी कुछ भी हो सकता है। वो एग्जैक्टली कितना होगा वो तो अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, वो बात अलग है। लेकिन हमें जो जनरेटिंग फंक्शन क्रिएट करना होता है वो एक्चुअली क्या कहता है? वो कहता है कि आप तो बस पॉसिबिलिटीज लिखो कि क्या क्या हो सकता है। तो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, ये a के लिए हो जाएगा, b के लिए भी एक्जैक्टली ये है, c और d के लिए भी एक्जैक्टली ये है। तो मतलब ऐसे 4 ब्रैकेट्स आपको नजर आने चाहिए टोटल, जो सबके सब सेम है। मतलब पावर में हम यहां पर क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। ठीक है ना? x की पावर में 1, x की पावर में 2, x की पावर में 3, x की पावर में 4, ये हम यहां पे करने वाले हैं। एंड हमारा क्योंकि राइट हैंड साइड में 12 लिखा हुआ है, तो दिस बेसिकली मींस कि हमें इस एक्सप्रेशन में x की पावर 12 के कोएफिशिएंट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पावर में 12 बनेगा मतलब ये तभी बनेगा जब पहले ब्रैकेट से आपने कोई वैल्यू ऐसी उठाई होगी जो a को करस्पॉन्ड कर रही है, दूसरे ब्रैकेट से आपने जो वैल्यू उठाई वो b को करस्पॉन्ड कर रही है। तो यहां पे पावर्स के अंदर एडिशन आपका क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। और पावर्स के अंदर एडिशन कितने बार 12 के बराबर बना है? पावर्स के अंदर एडिशन कितने बार 12 के बराबर बना है, ये एग्जैक्टली कोएफिशिएंट ही तो बता रहा है। जितना कोएफिशिएंट आएगा उतने ही बार बना है।
ठीक है ना। सो इसलिए आपका यहां पर जो ओवरऑल अब स्टेटमेंट बन जाएगा वो क्या है कि आप पता करो कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 कितना है इस एक्सप्रेशन में। समझे, ये है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब यहां पर आप आ चुके हो ना, देखो ये वाले स्टेप पे आ चुके हो। मैंने आपको क्या बोला था कि हम यहीं से अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये जो इधर लिखा हुआ अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है उसको हटा दो, ठीक है ना। यहीं से हम अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, जीपी लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे 4 टर्म्स हमें नजर आ रही हैं, अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, एंड इसके ओवरऑल पावर में आपको 4 नजर आ रहा है, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे इसके टुकड़े कर लेते हैं। x की पावर 4 अलग कर लिया, 1 माइनस एक्स की पावर 4 की पावर 4 अलग कर लिया, 1 माइनस एक्स की पावर -4 अलग कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फिर से वही सिमिलर सा थॉट कि यार मुझे चाहिए x की पावर 12, ये ऑलरेडी x की पावर 4 प्रोवाइड कर चुका है मुझे। मतलब बचे हुए से मेरी एक्सपेक्टेशन कितना होना चाहिए, बचे हुए से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यार आप ना मुझे 8 पावर क्रिएट करके दो। अगर आप मुझे 8 पावर क्रिएट करके दे दोगे तो उसके साथ में ये 4 जो है मिलके 12 वाली रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है ना। तो हम चलते हैं यहाँ पे x की पावर 8 की खोज में। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 निकालना हमारे यहाँ पे टारगेट बनना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, किसमें, 1 माइनस एक्स की पावर 4 की पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर में -4 इसके अंदर, ठीक है। फिर से क्या करना है, ये रियलाइज करना है कि इसके अंदर तो इनफाइनाइट टर्म्स है, इसको छेड़ना नहीं, इसको ओपन नहीं करना है। यहां पे आपके इसमें केवल 5 टर्म्स हैं, लेकिन 5 टर्म्स में से भी कुछ टर्म्स ऐसी हो सकती हैं जो आपके किसी काम की नहीं, जो केवल यहां पर तमाशा देखने आए हैं, उनको पहले घर से बाहर निकालो, ठीक है ना। कि यार यहां पे ये सब काम नहीं करो, आपको 8 तक अगर दिख रहा है कुछ भी तो उसको रखो, 8 के ऊपर जो भी मिलेगा उसको हटा दो, ठीक है ना। तो पहले से हटा देंगे, राइट। सो आपके पास में यहाँ पे जो थॉट है वो क्या है कि यार अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो हम बाइनोमियल एक्सपांशन कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो पहला टर्म क्या आ जाएगा 1, अगला टर्म आ जाएगा आपके इसमें यहाँ पे -4c1 उसके साथ में x की पावर 4, फिर आ जाएगा +4c2 उसके साथ में x की पावर 4 का स्क्वायर मतलब x की पावर 8। तो बस इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, टर्म्स तो और आएंगी इसके बाद में, 2 टर्म्स और आने वाली हैं, उसको हम नहीं लिख रहे हैं, राइट। फिर आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर में -4, एंड नाउ वी कैन बेसिकली स्प्लिट दिस इनटू 3 डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है ना। और तीनों की रिक्वायरमेंट हम अलग अलग यहां पे नोटिस करेंगे। सो 1 माइनस एक्स की पावर -4 अलग से आ गया, -4 इंटू एक्स की पावर 4 के साथ में 1 माइनस एक्स की पावर -4 अलग से आ गया, एंड इसको सॉल्व करके कितना आता है 6 आता है, तो एक्स की पावर 8 के साथ में 1 माइनस एक्स की पावर -4 अलग से आ गया, ठीक है ना। सो हर एक सिचुएशन में आप यहां पे अपने रिक्वायरमेंट को नोटिस करोगे, राइट। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एंड व्हाट इज द एन का वैल्यू। सो एन का वैल्यू तो 4 ही है, रिक्वायरमेंट आपकी 8 के बराबर है, तो यहां पे 8 आ जाएगा। यहां पे आप नोटिस करो कि आपके पास में n तो 4 ही है, लेकिन क्योंकि 4 की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मीट हो चुकी है, इसीलिए अब इस एक्सप्रेशन से जिसके ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, वहां से एक्सपेक्टेशन ये है कि वो फर्दर 4 हमें प्रोवाइड करें। उसके पास में सारे पावर्स हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे पावर्स है उसके पास में, टेंशन नहीं लेना। आप जितनी भी रिक्वायरमेंट बोलोगे है उसके पास में, नेगेटिव रिक्वायरमेंट नहीं, आप अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट बोलोगे वो है उसके पास में है ना, वो निकाल के दे सकता है आपको पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है ना। एंड यहां पे हम नोटिस करते हैं कि हमारे पास में क्योंकि ऑलरेडी x की पावर 8 है, तो हम इससे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां से नहीं चाहिए हमें फर्दर कोई सपोर्ट, वो हम 0 बोल देंगे उसको कि आप तो 0 वाला सपोर्ट दे दो हमें, ठीक है ना। ठीक है, तो वो भी उसके पास में कांस्टेंट क्वांटिटी है उसके पास में, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर अपना काम करेगा फॉर्मुला अप्लाई करके और हमें अलग अलग आंसर्स निकाल के देगा। सो यहां पर क्या हो जाएगा n + r - 1cr, फॉर्मुला सब जगह सेम ही लगना है, ठीक है ना। सो n + r - 1cr, फिर अच्छा ये कांस्टेंट नीचे उतारने का भूलना नहीं है, कांस्टेंट दोनों जगह यहां पर नीचे उतरेगा, ठीक है ना। -4 के साथ में यहां पे n + r - 1cr, एंड यहां पे आ जाएगा +6 के साथ में n + r, ओके, n is 4, so 4 + 0 n + r - 1cr, ये आपका बेसिकली ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, यही आपका आंसर है, राइट। सो सॉल्यूशन देखो कितना बड़ा सॉल्यूशन है, 2-3 स्टेप का सॉल्यूशन है, ठीक है। सो वंस यू अंडरस्टैंड कि आपको यहां पे किस तरीके से आगे प्रोसीड करना होता है, दिस एक्चुअली बिकम्स अ वेरी इजी आइडिया। एंड यहां पे आप देख सकते हो कि आपके इसमें क्या होने वाला है, ये टोटल 11 बनने वाला है, और 11c8 किसके बराबर है, 11c3 के बराबर है। 11c3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 × 10 × 9 अपॉन 3 × 2, ऐसा आ जाएगा, राइट। फिर यहां पे अगर आप देखते हो तो 4 टाइम्स आपको क्या मिलने वाला है, यहां अगर आप देखते हो तो ये 9c4 के सॉरी 7c4 के बराबर है, ये 7c4 है, तो 7c4 7c3 के ही बराबर होता है, तो हम इसको 7 × 6 × 5 अपॉन कितना बोल सकते हैं 3 × 2, फिर ये 6 × कितना है 1 के ही बराबर है,
राइट। तो इसको आपको समहाउ सिंप्लीफाई करना है एंड अपना आंसर बताना है। बताओ जरा क्या क्या आपका यहाँ पे कैंसिलेशन में जा रहा है, आंसर कितना निकलेगा। तो यहाँ से एक तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ से 2 कैंसिल करके 5 बचेगा। सो 15 के साथ में आपको 11 मल्टीप्लाई करना है, तो 15 15 165 एंड देन यहाँ पे आपका इसमें कितना है, ये तो 6 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 20 एंड 20 के साथ में आपका 7 है ना, तो ये हो जाएगा 140 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 140 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से बचा 25 और आगे से और कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है ना। सो 25 और 6 मतलब ओवरऑल आपका आंसर यहाँ पे 31 इस क्वेश्चन का बन जाएगा, ठीक है ना। 31 मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होना चाहिए, राइट। दैट्स इट, दैट्स हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग जनरेटिंग फंक्शंस, ऑलराइट, ठीक है। सो आपके पास में जो भी सिनेरियो होगा उसके अंदर आप वेरिएबल्स के फॉर्मेट कोई इक्वेशन क्रिएट कर पाओगे मैथमेटिकली, वेरिएबल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अच्छी नहीं आएगी, तो आप यहाँ पे इस तरह का फंक्शन जनरेट कर लो, उसके अंदर कोएफिशिएंट एक्सट्रैक्ट किस चीज का करना है वो पता कर लो, है ना। वही पता करना आसान है मेरे ख्याल से, जो भी यहाँ पर वैल्यू लिखा है आपको समझ में आ गया कि उसी का पावर एक्चुअली आपको निकालना होता है। क्यों निकालना होता है, क्योंकि आपने यहाँ पर जो वैल्यूज है पावर में ही लिखे हैं ना, आपने यहाँ पर जो वैल्यूज लिखे हैं 1 2 3 4 ये ए के वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 बी के वैल्यूज है, 1 2 3 4 सी के वैल्यूज है। तो अगर आप यहाँ पे पावर्स को ऐड करके कुछ बनाना चाहते हो तो क्या बनाओगे, 12 ही तो बनाना चाहोगे, ठीक है ना। दैट्स वाई यहाँ पर एक्सट्रैक्शन करते समय आपको एक्सी पर 12 का यहाँ पर जो ध्यान रखना चाहिए था, राइट। सो नाउ ये आपकी है तो अप्रोच काफी शानदार, एंड इनफैक्ट ये वाली जो आपकी अप्रोच है ये लग जाती है पता है कहाँ पे, ये वाली अप्रोच आपकी लग जाती है जब आपके क्वेश्चंस किसके हों, जब आपके क्वेश्चंस बेगर मेथड के हो तब भी लग जाती है, ठीक है ना। जब आपके क्वेश्चन मिक्स्ड बैग के हो तब भी यहां पर इसका थोड़ा सा वेरिएशन करके आपको यहां पर सॉल्यूशंस बुक्स में मिल सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड टू अवॉइड, ठीक है ना, क्योंकि हमने इस तरह के डिस्कशंस के लिए ऑलरेडी इजियर अप्रोचेस पढ़ रखे हैं। वी हैव स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन लर्निंग दीज आइडियाज कि भाई बेगर मेथड वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, मिक्स्ड बैग में केसेस बना के कैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, याद है मिक्स्ड बैग वाला जो आपके यहाँ पे सेक्शन है उसके अंदर केसेस बना के यहाँ पर जो है आपको सॉल्व करना सिखाया है, राइट। सो वो जो आइडियाज हैं है ना, उन उस तरह के दिखने वाले क्वेश्चंस जो हैं उनको भी आप यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन वाले आइडिया से सॉल्व कर सकते हो, बट ऑब्वियसली वी वुड नॉट वांट दैट, है ना। क्योंकि अभी तक जो हमें इस पर्टिकुलर लेक्चर में फील आई होगी, इस वीडियो में आपको जो देख के फील आई होगी कि काउंटिंग में चल क्या रहा है वो थोड़ा सा अलग फीलिंग है, जबकि मिक्स्ड बैग का जब डिस्कशन चल रहा था या बेगर मेथड का जब डिस्कशन चल रहा था तो उतनी अलग फीलिंग हमें नहीं आ रही थी। सो वी वुड अवॉइड हैविंग दिस फीलिंग, है ना, ऑफ कोएफिशिएंट एक्सट्रैक्शन एज लेस एज पॉसिबल। जब कुछ नहीं लग रहा होगा तभी हम यहां पर इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे, ठीक है। चलिए, so with that we are done with this particular idea as well, and then now we are left with only few more ideas from this particular chapter of permutation and combination. So very soon we will be ending this particular video, this particular chapter, and we'll start off with the next one. लेकिन अभी भी एक दो वीडियोस आपके बचे हैं, स्पेशली इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फिर आपके कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका डिरेंजमेंट कैसे करते हैं, आपके जो है अगर नंबर्स का सम करना है या डिवाइजर्स का सम करना है, डिवाइजर्स का सम तो हालांकि हमने कर लिया, लेकिन नंबर्स का सम अगर हमें करना है तो कैसे करते हैं, तो ऐसे कुछ कुछ आपके यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम हो गया, इस तरह कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो अभी हमारे बचे हैं। बट अदरवाइज मेजर टॉपिक की अगर मैं बात करूं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज समथिंग विच इज स्टिल रिमेनिंग, जो हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।